नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की इस बार ऐसी सजा दी जाएगी जिसका अंदाजा भी उसने नहीं लगाया होगा, सपने में भी नहीं लगाया होगा। पाकिस्तान के जुर्मों का हिसाब ऐसे पूरा होगा कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही देगी और आतंक के तमाम रहनुमाओं को इस बात का अंदाजा होने लगा है कि अब उनका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना ने जिस अंदाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया है वो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान अब गद्दारों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर में आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पहुंच चुके हैं। उन्हें अब तक हुए तमाम ऑपरेशन की जानकारी दे दी गई है। तो इधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों को तुरंत भारत से बाहर जाने को कहें। जाहिर है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला मामूली नहीं था और बदला भी मामूली नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा। इधर पाकिस्तान अपने परमाणु बम को मुंह में बांधकर जुबानी हमले करने से बाज नहीं आ रहा। तो इस बार उसका ऐसा इलाज होगा जिसके बारे में न शहबाज ने कल्पना की है और न ही मुनीर ने। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं कि रिपोर्ट देखने में वक्त क्यों जाया किया जाए, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है और आप सब जानते ही हैं। जी न्यूज़ देखते हैं तो पल पल का अपडेट आप जानते रहते हैं कि पाकिस्तान कैसे थर थर कांप रहा है और हिंदुस्तान कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान की छाती पर सवार हो रहा है, उसके सर से होते हुए। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं। अपने पैनल से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमेशा की तरह बेहद संवेदनशील और दमदार पैनल है आज हमारे साथ, जो हिंदुस्तान से है, कम से कम पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यहां स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। यहां पूर्व राजनायक दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज स्टूडियो में हैं। बड़ा सौभाग्य है सर मेरा। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा जो पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, सैयद बासित अली खान, राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से। हुसैन थेबो, रक्षा विशेषज्ञ उनके, और तस्लीमा अख्तर, कश्मीरी एक्टिविस्ट। इसके अलावा हमारे साथ पहलगाम की पूर्व पार्षद आलिया भी जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत मैं सभी का करता हूं। और पाकिस्तानी गेस्ट से मैं अक्सर कहता हूं वेलकम टू इंडिया, लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान में दाखिल होना इस वक्त मना है, बैन है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं प्रेम शुक्ला के साथ। प्रेम शुक्ला जी, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि किसी भी तरह की लीड हम अपने दुश्मन को नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि कल्पना से बड़ी वो सजा मिलने में आखिर अब कितना वक्त बचा है? क्या उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, जिस दिन आतंकवादियों ने पापी पाकिस्तान के प्रायोजन से निर्दोष हिंदुस्तानी नागरिकों का कत्लेआम किया, उसी पल से काउंटडाउन शुरू हो गया है। और हम आतंकवादियों को तो निश्चित तौर पर बहुत बुरी मौत मारेंगे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी उतनी बुरी मौत मारेंगे। और उनके आका को भी इतनी जबरदस्त चोट पहुंचाएंगे कि वो उसके बाद फिर भारत की तरफ नजरें उठाकर देखने से भी तर्राएंगे, इतना निश्चित है। और इसके लिए कब मारेंगे, कैसे मारेंगे, कितना मारेंगे, ये अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन मारेंगे निश्चित। क्योंकि आतंक का सर्वनाश करना संप्रभु भारत ने सुनिश्चित कर लिया है। क्योंकि पापियों को जहन्नुम भेजना हिंदुस्तान ने निश्चित कर लिया है, तो ये होकर रहेगा। हम उनको जहन्नुम भेज कर रहेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आता हूं। आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है उसे दूर करते हैं। मैं सीधे रुख करूंगा दीपक वोरा साहब का। दीपक वोरा साहब,
सवाल यह है कि आतंकियों के खात्मे से समस्या का हल नहीं होगा। बेशक प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि उनके आकाओं को भी निशाने पर लिया जाएगा, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा निशाने पर इस बार पाकिस्तान की आर्मी को लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के रेंजर्स को लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके कैंप्स तबाह किए जाने चाहिए, उनका मुख्यालय तबाह किया जाना चाहिए। वही हैं जो न केवल पालते पोसते हैं आतंकियों को, बल्कि पैदा भी करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। एंड बाय द वे हमारा एक प्रोजेक्ट होता है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, तो मैं अपने हार्ट से भी माइंड से कहता हूँ यू आर आउटस्टैंडिंग। ऐसा और आपके चैनल पर जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्रिया आपने ये मौका दिया है। अभी आपने कहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जो हमको लेना चाहिए, तो मैं बता देता हूं सर, हम तो चाणक्य की संतान हैं और उसने 4 चीजें बताई हैं जब आपके साथ किसी देश के साथ एडवर्सेरियल रिलेशनशिप होती है। पहला है साम, इसका मतलब है परसुएजन, वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा। दूसरा होता है दान, दान का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स। ये आपको पता है कि भिखारी बन गया है और काफी हद तक उसमें हम लोगों ने भूमिका अदा की है कि कोई अब उसको पैसे नहीं देता, वो फटफ में डाल दिया था उसको। फटफ में डालने का अपना कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर वो भी काम नहीं करता है, यहाँ काम करता है, उसके बाद होता है भेद। और इनकी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है 57 कंट्रीज, एक नहीं इनके साथ खड़ा हुआ। मैं दिल से बात कर रहा हूं, केवल एक देश है इस्लामिक मुल्क जो इनका समर्थन करता है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो भी आजकल मुसलमान बन गया है, 15 लाख मुसलमानों को उसने जेल में बंद कर रखा, लेकिन अपने आप को बड़ा इस्लामिक कहता है। जब वो भी नहीं चलता, फाइनली इट्स दंड। और दंड हमने 2 चीजों से 2 हिस्सों में किया है। पहले एक ऐसा दंड मिलेगा सर विच इज गोइंग टू बी टोटल इकोनॉमिक डेवस्टेशन पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा फिर तो लास्ट स्टेज होता है मिलिट्री ऑप्शन। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये हमने जो सीखा है चाणक्य नीति से, मैं वही बता रहा हूं। अब हम दंड के स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ टोटल इकोनॉमिक डेवस्टेशन। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमने अबेयंस में होल्ड किया है इंडस वाटर ट्रीटीज, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके मायने क्या होंगे। सैयद बासित अली को लेते हैं, मैं लाता हूं कपिल कुमार जी आपको। सैयद बासित अली साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान थर-थर नहीं कांप रहा, अगर हवाइयां नहीं उड़ी हैं आपके वजीर आजम के चेहरे पर से, तो फिर वहां एटीएम में लंबी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? पेट्रोल डीजल लोग क्यों भरवा रहे हैं? क्यों वहां सेना के आपके तीनों अंग जो हैं वो रिहर्सल्स कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है? देखिए, बात का आगाज करने से पहले आप सब ने एक लफ्ज यूज किया, इसके हवाले से मैं आप सब पापी हिंदुस्तानियों को भी यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको कोई सलाम नहीं कर रहा, ना आपसे कोई मोहब्बत पेश कर रहा हूं। चाहिए भी नहीं आपका सलाम, आपका सलाम चाहिए भी नहीं साहब, आपका सलाम चाहिए भी नहीं। आप जो आप सुनो, तुम भी ऐसे ही करते हो, सुन लो मेरी बात। ये गधों के देश को हम सूअरों का देश बना देंगे। पाकिस्तान ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान इज रेडी टू फाइट विद यू। हम 2 तरह से आपसे लड़ेंगे, एक फ्रीडम फाइटर्स के जरिए और दूसरा थ्रू आर्मी। और आपको इंशाल्लाह ताला इतनी बुरी शिकस्त देंगे और आपकी जरूरत है। एक मिनट हंसे बाबा जी, आप हंसेंगे तो मौत वाकई हो जाएगी। धमकी मत देना पाकिस्तान, अरे हेलो, धमकी मत देना, मौत की धमकी मत देना। हंसने जो छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़े नहीं, धमकी मत देना, धमकी मत देना, धमकी मत देना। घुटने पर बैठा हुआ आदमी धमकी देता हुआ अच्छा नहीं लगता। घुटने पर बैठा हुआ आदमी धमकी देता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये हिंदुस्तानियों को पापी कह रहा, भगाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से। ये हिंदुस्तानियों को पापी कह रहा, इसको इतना बोलने दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हटाओ इसको यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैं इससे पहले कि तुमसे कुछ अपशब्द कहूं, तुम्हारी जात तुम्हें बताऊं, तुम्हें आईना दिखाऊं, इससे पहले निकलो यहां से, पहुंचो और इंतजाम करो। चलिए भगाओ इस बदमाश को यहां से। चलिए कपिल कुमार जी। देखिए, हम भारत में एक गाना गाते हैं कि जहां डाल डाल पर रहती है सोने की चिड़िया, वो भारत देश है मेरा। और ये पाकिस्तानी बता के गाते हैं, जहां हर मदरसे में बैठा है, जहां हर मदरसे में बैठा है काटर कट्टरपंथी गाजी, वो पाकिस्तान देश है मेरा। उनका ये जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था, इशाक दर, क्या बोल रहा था कल कि हम पाकिस्तानी कभी आतंकी नहीं पालते, हमारे यहाँ कोई आतंकी की फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये आतंकी नहीं पालते, ये गाजी पालते हैं, जिनका काम है काफिरों का कत्ल करना, गजवाए हिंद करना, गजवाए यूरोप करना, गजवाए इंग्लैंड करना। तो इनके लिए वो गाजी हैं, आतंकी नहीं है। इन्हें आतंकी कहना बंद करिए।
ये कब जानेंगे कि आपके दुनिया के अंदर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और ये वर्ल्ड वॉर है इन कट्टर गाजी इस्लामियों और दूसरे धर्मों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड में? हमारी बात छोड़िए, 10,000 बच्चियों का रेप वो करते हैं ये पाकिस्तानी गैंग रेपिस्ट वहां पे। कश्मीर में इन्होंने क्या किया था? ये पहलगाम कोई नया नहीं हुआ है साहब। ललित जी हैं यहाँ पे, 1990 से इन्होंने क्या किया है। और हमारे यहाँ लोग कह ये कुछ चिल्लाते हैं आतंकी का धर्म नहीं होता। बेचारा है बड़ा, वो सिर्फ धर्म पूछ करके गोली मारता है। और ये जो आपने कहा ना कि आर्मी में स्ट्राइक होनी चाहिए, सर एक बात समझिए, ये एक मानसिकता है इस्लाम की। काफिर शब्द नहीं हटाया इन्होंने, गजवा शब्द नहीं हटाया इन्होंने। तो वहां केवल 42 लॉन्चिंग पैड नहीं है, हर मदरसा पाकिस्तान का एक लॉन्चिंग पैड है। हर मदरसा पाकिस्तान का एक इनका गाजी पैदा करता है कुत्ता, और हर मदरसे में इनका ट्रेनर है। संयमित रहिए। तो अटैक अगर होना चाहिए सबसे पहले तो इनके सारे मदरसों को भी इस्राइल से उखाड़िए, क्योंकि इनके जो मदरसे हैं और जहां ये होता है ये गाजी हैं, इनके हुक्मरान तो उनके खिदमतकार हैं। इनकी आईसाई तो उनको पैसा देके बनाती है जी। और एक खबर जो आप अभी कह रहे थे ना कि एटीएम की लाइन लगी है, मेरी तो एक और भी खबर है कि जितने पाकिस्तान के ये आर्मी वाले हैं ना बड़े बड़े, और इनके जो नेता हैं, इन्होंने अपने पैसे ऑलरेडी बाहर ट्रांसफर कर दिए और वहीं नहीं रुके हैं। हाँ। ये बड़े चिंतित हैं, बैंकों को आदेश दिए भाई हमारे अकाउंट को सेफ रखना, कोई हैकर हमारा अकाउंट ना हैक कर ले। हाँ। समझे आप? ना ये अपने देश के हैं, ना ये अपने किसी धर्म के हैं। इनके बैंकों में पैसा है कहाँ? ये सिर्फ अपने गंदे कट्टरवादी ठीक है। कर्म। मैं ललित अंबरदार जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा। कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। पाकिस्तान को लेकर के ये कहावत कितना सटीक बैठती है? क्या पाकिस्तान को कम आंकना चाहिए? अगर हम युद्ध के पर्सपेक्टिव से बात करें, उसको सबक सिखाने के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए, एक वक्त था कहते थे कि 3 एज पाकिस्तान को चलाते हैं, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अल्लाह, ए फॉर आर्मी। और आज की तारीख में जो आप देखते हैं, इस्लामाबाद एक पाकिस्तान की कैपिटल मानी जाती है, सिविलियन कैपिटल मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल वाले जो कैपिटल है और GHQ रावलपिंडी में है, जहाँ से जो मिलिट्री वाले जो है वो पाकिस्तान को चलाते हैं। और एक वक्त जरूर ये था कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी जो है ना, मैं अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जितना मैं फॉलो करता हूँ, जिहाद कॉन्फ्रेंस ग्लोबली, जिनकी इतना इनका इन्फ्लुएंस था, एक सबसे एफिशिएंट एस्पिनाज एजेंसी माना जाता था। मैं इनको मानता था, खासकर जब अफगान जहाज जब चला था, बहुत रीइंफोर्समेंट हो गई थी, बहुत इनको फ्यूल किया गया था, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई थी। आज की तारीख में आज देखेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हालत अभी हो रही है, क्योंकि जो अब इनके साथ अल्लाह भी नहीं है, ए भी नहीं, ए जो है इनके साथ अल्लाह भी नहीं है। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान चूंकि दुनिया भर के मुसलमानों का, इस्लाम का, जहाद का ठेकेदार बना हुआ था, आज की तारीख में ये एक पिलग्रिमेज सेंटर बनाया, जियारत बनाया। किसके लिए? हमास के लिए, ISIS के लिए, और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के लिए, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए। दुनिया भर के जितने जहादी है वो पाकिस्तान के अंदर है। कश्मीर का जो कश्मीर सेंट्रिक जो जहादी ग्रुप है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, वो इनके यहाँ पे है। तो जितने भी दुनिया भर के जहादी हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। और जो अभी तक सऊदी अरेबिया इनका बहुत आका हुआ करते थे, चाइना तो अभी भी किसी हद तक आका है, लेकिन आज की तारीख इनका खलीफा जो है एर्दोगान बैठा हुआ वहां पे तुर्की के अंदर, जिसने ठेका ले रखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को यूज करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है। ये इनकी स्टेटस होगी। लेकिन आर्मी के तौर पर क्या इन्होंने कुछ किया नहीं है जिंदगी में। पाकिस्तान ने आज की तारीख में 70 साल में कुछ किया नहीं है। इन्होंने जहाद पनपा है, और चूंकि जहाद इनकी आर्मी का मोटो है। और ये एक बार और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ये बताते हैं कि ये कसाब को फॉर एग्जांपल यहाँ बेचते हैं, जितने लोग कल जो मुनव्वस थे पहलगाम में जिन्होंने किया, ये पाकिस्तान की आर्मी को बहुत सस्ता पड़ता, $100 पर जहादी पड़ता है। तो उसको क्या करते हैं, 1 किलो ड्राई फ्रूट पड़ाते थे, एक शलवार कमीज पड़ाते थे, और अफगानिस्तान के जंक यार्ड से एक AK-47 पकड़ा दिया। आजकल M4 भी आ जाती है, उनके यहाँ से आते हैं। और
शहादा पढ़ाते हैं, कलिमा उसको पढ़ा देते हैं, जाके काफिरों को मारो अगर गाजी बनना है तो। इसलिए अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि खासकर दोबारा आपके हिंदुस्तान में बताना चाहता हूं, आप टेररिस्ट और जहादिस्ट को एक मत समझिए। जहादी सिर्फ मारने के लिए नहीं आ रहा है, जहादी मरने के लिए भी आता है। क्यों? क्योंकि उसको मरने और मारने में वो रूहानी सुकून मिलता है उसको, जो उसको जाके और उसके मुताबिक जन्नत एक चीज और बताना चाहूं, जब 26/11 का मुंबई का ऑपरेशन चल रहा था, एक पाकिस्तानी जहादी वो रेडियो सेट पे अपने हैंडलर्स को कराची में क्या कह रहा था, प्लीज याद कीजिएगा, वो कह रहा था आप अल्लाह मियां से दुआ करो कि हमारी शहादत कबूल हो। क्यों? क्योंकि वो काफिरों को मार रहा था, उसको जन्नत चाहिए थी। ये है पाकिस्तान का। तो इस सेंटिमेंट के ऊपर, इस जहाद सेंटिमेंट के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी कभी भी आम कसाब जैसे गरीब मुसलमानों को कंसोलिडेट करना चाहती है, और आसिम मुनीर का यही रीजन था जो उसने अभी लेक्चर दिया। लेकिन ये बताना चाहता हूं, जब हम पे हमला करेंगे, मैंने तो बता रहा हूं कि हम पाकिस्तान की हर छावनी, पाकिस्तान का हर कैंटोनमेंट, हर मिलिट्री हेडक्वार्टर उसको गाजा बना देंगे, एक विडोज का सेंटर बना देंगे, हर पाकिस्तान की मिलिट्री छावनी होगी। आसिम मुनीर को जैसे उसामा बिन लादेन को अमेरिकन लेके गए थे एबटाबाद से, उसको भी हम जिंदा, उसको तो मार के समुद्र में मार दिया था ना, उसको वहां से उठा के हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे लाल किले के अंदर उसकी ट्राइब्यूनल पे बिठा के उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जो उसने कश्मीर हिंदुस्तान में किया, जो उसने कश्मीर में किया। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान से आबिदा सुलेमान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका मैं रुख करता हूं। आबिदा, सवाल यह है कि पाकिस्तान हर आतंकी हमले के बाद, और इसको तो जो हिंदुस्तान में पहलगाम में हुआ है, इसे तो हम आतंकी हमला भी नहीं कह रहे, इसे हम जिहादी अटैक कह रहे हैं। सवाल यह है कि इस तरीके की जिहादी अटैक कराने के बाद वहां हाफिज सईद जैसे आतंकी खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं, और पाकिस्तान बेशक ये कहता रहे कि आतंकी हमले में, जिहादी हमले में हमारा हाथ नहीं है, लेकिन वहां हाफिज सईद जैसों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जरूरी ये होता है कि अगर आप लोग बात करें तो हम लोग बात करें तो उसको भी सुना जाए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप हाँ जी प्लीज, क्योंकि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने इस्लाम करना मुनासिब नहीं समझा, अगर मैं भी इसी तरह ही बिहेव करूंगी तो फर्क नहीं रह जाएगा। आप सबको मैं फर्क रहना चाहिए, ये फर्क रहना चाहिए जी, फर्क रहना चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे सुन लीजिएगा पहले, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप लोगों की ये नमस्ते और सलाम से आगे बढ़िए, बात इससे आगे बढ़ चुकी है, तो वहीं से शुरू। पहले मेरी बात सुन ले। पहलगाम हमले का फायदा किसको है, मैं खुद भी इस पे बात करना चाह रही हूँ। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी तो हो सकता है ना, आपको पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है। दूसरी तरफ आप जो हमें नहीं पता, पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ काम नहीं होता ना, तो हमें नहीं पता। बताइए ये क्या होता है, आप जब सारे बताइए ये क्या होता है। सबको बिठा देंगे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करें और हम लोगों को बोलने की नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ अब केवल बात नहीं होगी। एक मिनट, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बात नहीं होगी, बात तो खत्म हो गई, अब बात तो खत्म हो गई। आप मेरी बात सुने, आप लोगों को लगता है कि अल्लाह ना करे अगर कभी जंग लग जाए तो दोनों मुल्क तबाह होंगे? ना, मतलब नहीं है। 3 बार जंग लग चुकी है जी, आबिदा, 3 बार जंग लग चुकी है। पाकिस्तान तबाह हुआ है, हिंदुस्तान तबाह नहीं हुआ है, और न कभी हो सकता है। 3 बार जंग लगी है, पाकिस्तान तबाह हुआ है। देंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना, प्लीज मुझे बोलने तो दें। नहीं, आप बोले ना, आप बोले को मद्देनजर रखते हुए आप एक बात देखें कि एक तरफ अमेरिकी नायब सदर जो है वो इंडिया के दौरे पे आ जाते हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब जो है वो सऊदी अरब चले जाते हैं और अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया, जो अमेरिकी नायब सदर है वो इंडिया आते हैं और उस तरफ कश्मीरी की जो सियाहत है उसको वो बढ़ने के इम्कानात हैं, और एकदम जम्मू कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर सियाहों पर हमला किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है और इल्जाम पाकिस्तानियों पे आ जाता है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लीज सुन ले, कभी कोई दहशतगर्दी होती है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आता है। आप लोग हमेशा उड़ते हैं और हमेशा जंग की शुरुआत के लिए शुरू हो जाते हैं। आप अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आसिम मुनीर कौन है? पाकिस्तान आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर कौन है? आपको तो पता होना चाहिए बेहतर। नहीं, आप भूल गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर ने, आसिम मुनीर कौन है, उसने क्या कुछ कहा है, ये आप भूल गई हैं। हाफिज सईद कौन है? अरे आप तो 9/11 अटैक को भी कंडम करते थे, आप तो इस बात को भी कंडम करते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा है, अमेरिका के सील कमांडोज ने आके उसे ठोका, तब आपको पता चला,
तब आपको पता चला। आप तो तब भी इनकार करते थे, आप अब भी डिनायल मोड पर हैं। जब भी हम लोगों ने इनकार कभी किसी बात से नहीं किया। मेरी बात सुने, हम मामलात को बेहतर तरीके से हल करके चलने की कोशिश करते हैं। आज का इंटरव्यू सुना है, उन्होंने बोला हम यस We were involved in the dirty tricks of America, England। हम आतंकवाद कर रहे थे, हम दहशतगर्दी में शामिल थे। ये आपके ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर जानते हैं ना, वो तो आपके है ना, वो आज का इंटरव्यू। और सुनिए जनरल मुशर्रफ क्या बोलते थे, हाफिज सईद इज अवर एसेट। मिसेस क्लिंटन ने आपकी सरजमीन के ऊपर क्या बोला था कि सांप पीछे अपने बगीचे में सांप पालोगे तो वो कई दिन काटेंगे आपको, वो है ना, याद है आपको। और आपका जो ब्रिगेडियर ये जो जनरल जियाउल हक था, आपको याद है आजकल आपकी जफ्फी हो रही है हमास और हिजबुल्लाह के साथ। आप लोगों ने जनरल जियाउल हक ब्रिगेडियर था, शायद आपको भी नहीं पता होगा, उसने जॉर्डन में जाके 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल करवाया था। ब्लैक सितंबर तब बना था, ताकि मैं इस पे बात कर ये जनरल जियाउल हक ब्रिगेडियर था। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुन ले प्लीज। तहम्मुल से बात को करते होते हैं, मामलात को अगर तहम्मुल से लेके नहीं चलेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। आप हमारी चिंता मत करिए, तहम्मुल नहीं होगा, आप अपना ख्याल कीजिएगा। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को देश में रख के जंग ऐलान कर दिया है। हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जंग ऐलान हो चुका है। ठीक है ललित, अपना ख्याल कर लीजिए। एक मिनट रुकिए ललित, बहुत बड़ा इल्जाम जो है आबिदा लगा रही है मेरे साथ। आलिया भी, आबिदा मैं आपकी बात करा रहा हूँ, आलिया से बात करा रहा हूँ जो कि पूर्व मेयर रह चुकी है पहलगाम की। जी प्लीज। आलिया, साफ तौर पर पाकिस्तान का यह इल्जाम है कि ये अटैक हिंदुस्तान ने ही कराया है अपनी छाती पर, अपने दिल पर। हाँ जी 100% आप लोगों ने करवाया। शांत रहें आप, मेरी तरफ से बेहूदगी की इजाजत नहीं दूंगा। जी मैं पहलगाम की वासियों मोहतरमा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बता रही हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को जगह नहीं देता, पाकिस्तान में ही तो मिलिटेंट पनपते हैं। पिछले 30 सालों से पाकिस्तान ने हम कश्मीरियों को, बेगुनाहों को जो मारा गया, यहाँ पे नरसिंहान हुआ है, हमारा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम हुआ है, हमारे स्कूल जलाए गए, हमारी बसें जलाएगी। बताइए अगर पाकिस्तान कश्मीर में ये गंदी हरकतें नहीं करता पिछले 30 सालों से, आज हमारा कश्मीर फॉरेन कंट्रियों को पीछे छोड़ रहा होता। इनकी गंदी साजिश की वजह से गंदी लगाया था पाकिस्तान नहीं आर्टिकल मैडम जी आर्टिकल 370 लगाया था, वो एक टेम्पररी था, वो एक टेम्पररी था। आप लोगों की गंदी हरकतें, आप लोगों की गंदी हरकतें अपने घरों में देखिए, आप अपने घरों को जानिए आप। अरे कितनी बेरोजगारी है पाकिस्तान में, कितने लोग ड्रग्स में, कितने लोग ड्रग्स करते हैं। मैडम जी अपनी तरफ देखिए आप हमारा मत सोचे। अभी कश्मीरी वो बेवकूफ कश्मीरी नहीं रहा, हम कश्मीरी बदल गए मैडम, बदल गए कश्मीरी। आप लोगों ने जो गंदी हरकतें की ना, बेगुनाहों को मारने की, कत्लेआम जो किया, अरे अब वो कश्मीरी नहीं रहा, अब वो कश्मीरी नहीं रहा। जो पाकिस्तान वहां से बोलता अलगाववाद को यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे कितना नरसिंहान किया आप लोगों ने। अगर आप लोग नहीं करते ना, अगर आप लोग नहीं करते तो आज कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। अरे अब वो कश्मीरी बेवकूफ नहीं रहे, हम पढ़े लिखे कश्मीरी हैं। मैडम जी आप लोग कहते हैं हमारे पहलगाम में जो गंदी हरकत की है, नीची हरकत की है, और आके पूछा गया कि आप मुसलमान हैं। पहले आप लोगों ने इस्लाम को टारगेट किया, पहले आपने अपने दीन और धर्म को टारगेट किया ताकि मुसलमान हर जगह पे नीचा होके चले। आप लोगों ने बच्चों को तक नहीं छोड़ा, निहत्ते बच्चों को टूरिज्म, ताकि आप चाहते हैं कि कश्मीर इतना डेवलपमेंट कर रहा है। आप चाहते थे, आप लोग चाहते थे, यहाँ पे भाजपा की सरकार आई, मोदी जी आए इंडिया में, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से देखा आपने कितना हालात बदल गए और कितनी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। आप देखें, आप अपनी तरफ में देखें। आप वो लोग हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद रखते हैं। अरे पहले अपने घर को देखें मैडम, अपने घर को देखें, हमारे बारे में मत सोचे, हम अच्छे हैं। आप देखिए अपने घरों में, आपके घरों में कितनी गंदी साजिशें चलती है। इमरान खान को लेके जेल में बंद रखा। अरे अपना घर संभाले पहले, बाद में हमारे बारे में सोचे। हम कश्मीरी वो नहीं रहे। और जो गंदी हरकत आप लोगों ने हमारे पहलगाम में की है, निहत्ते लोगों को मारा गया, हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? अब जो कश्मीर के लोगों ने जो स्ट्राइक की है, वो आप लोगों के ऊपर एक डब्बा है, जूता है पाकिस्तान के ऊपर। निहत्ते लोग भिखमंगे, भिखारिये के तुम लोगों को खाने के नाले पड़े हुए हैं, हम लोगों को आके बता रहे हैं। बहुत सही जूता मारा आपने आलिया, पड़े हुए खाने के लिए ये इसी जूते के हकदार हैं। नहीं है तुम लोगों को। हमारे बारे में बात करेंगे आप, हमारे कश्मीरियों के बारे में। हम लोगों का कश्मीरियों को भड़काते थे। अब पढ़ी लिखी यूथ है कश्मीर की, अब वो नहीं रहे। कितने लोगों को, आप लोगों की पाकिस्तान की साजिश की वजह से कितने लोग अंधे हो गए, कब्रें भरी गई हमारे बच्चों की। क्या किया तुम लोगों ने? बकवास करना बंद करे।
अभी तक किसी सच्चे मुसलमान के साथ ना पंगा नहीं पड़ा है, सच्चे कश्मीरी के साथ। जो तुम लोगों ने किया हमारे साथ वो काबिले तारीफ है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे टूरिज्म, हमारे इस बार जो हमारा पहलगाम तुम लोगों ने टारगेट किया, क्योंकि तुम लोगों ने निहत्ते बच्चों को वहां पे मारा। किस तरीके से वो बच्चे, अरे मैडम किस कुरान में लिखा है, किस इस्लाम में लिखा है कि बच्चों को इस तरीके टारगेट करे? कश्मीर की क्या हालात की तुम लोगों ने? जूता बच गया तुम लोगों के मुंह पे। अब हम ऐसे नहीं रहे। ये जूता बहुत जरूरी था। चलिए प्रेम शुक्ला से भी जवाब लेता हूं इसका। ठीक है ठीक है। अनिला हमारे साथ, अनिला सुलेमान पाकिस्तान की पत्रकार हैं, कितनी ज़हीन है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, वो अपने अल्फाजों से खुद ही बता रही हैं प्रेम शुक्ला, लेकिन बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है, अब उनके पास जो है खोखली बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान दरिद्रता की पराकाष्ठा को झेल रहा है। एक जो झोला आटे के लिए परेशान है, फिर भी उसका जो है अपनी जो है सांप मर गया, लेकिन उसकी जो है ऐंठन गई नहीं है, रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई उसकी। तो ऐसी स्थिति में जो है, नहीं सही कहावत पड़ी, वो इंडिया में चलती है कहावत, रस्सी जल गई बल नहीं गए। पाकिस्तान के मुतालिक यही कहा जाएगा कि सांप जल गया बल नहीं गया। हाँ, सांप जल गया बल नहीं गया। अब उसकी स्थिति ये है कि खाने को दाने नहीं है, लेकिन अम्मा आतंकवाद भुनाने पे आमादा है, और रोज जो है वहां से आतंकवादी भेजकर अब आसिफ मुनीर जो है अपने एक्सटेंशन के लिए, अमेरिकी स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर जो शिया हैं, शिया मौलवी के बेटे हैं, उनको अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरी पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया है। अब जब पाकिस्तान ने हरकत कर ही दी है, तो अब भारत उसका हिसाब किताब पूरा करके मानेगा। अब जो है ये कुछ भी कहते रहें, कुछ भी गाते रहें, इन पाकिस्तानियों को इनके पापों की सजा अब अल्लाह ताला दिलवाने पर स्वयं, अनिला का ऑडियो आप करें, कुछ कह रही हैं, अल्लाह ने स्वयं तय कर लिया है। मेरी बात सुन ले, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप मुझे इसका जवाब दे दें प्लीज। एक सवाल का जवाब आप ही दे दें। और अब आप सवाल करने लायक बच्ची कहाँ है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं जो सवाल करने लायक बच्ची कहाँ? पाकिस्तान गधा प्रधान देश कहाँ बचा है? पहले एक बात सुन ले, सियाह जो है ना वो जम्मू कश्मीर से गुजर के पहलगाम जाते हैं, और आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है ना अक्सरियत जो है ना जम्मू में हिंदुओं की ज्यादा है। फिर ये वाकया जम्मू कश्मीर में क्यों ना आया जहाँ पर हिंदू ज्यादा थे? हिंदू मुसलमान बांटने के चक्कर में लगी रहो। मेरी बात सुन ले, हिंदू मुसलमान बांटने के चक्कर में शैतान लगा रहता है। ये वाकया वहाँ पे शैतान के पास और कुछ नहीं है। वहाँ पे पेश आया। शैतान कितना भी हिंदू मुसलमान बांटेगा, हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान मिलकर जो है इन जिहादियों को सुनो कब्रिस्तान पहुंचाएगा, ये तय है। ठीक है, मैं लौटूंगा प्रेम शुक्ला आपके पास भी। राम कृपाल जी, सवाल यह है कि पाकिस्तान के गेस्ट जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई आश्चर्यजनक उसमें नहीं है। वो डिनायल मोड में ही रहेंगे, वो बेशर्मी ही दिखाएंगे। उनके बारे में ये तय है कि वो फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे तो उनका अपने देश में रहना मुहाल हो जाएगा। लेकिन फैक्ट है क्या सर? देखिए अनुराग जी, अब बातचीत, तर्क उतर्क, इसके समय अब समाप्त हो चुका है। सीधी सीधी बात है, मैं एक बात आज कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ है और जिस तरह से मोदी जी ने उस पर रिएक्ट किया है, वो सीधे सीधे एक हमारे अस्तित्व की एग्जिस्टेंस का सवाल है। और ये बहुत हो चुका है। अब ये बीमारी ऐसी है कि इसमें एनासिन की गोली देने से वो कुछ नहीं है, कैंसर है। इस कैंसर का इलाज अब नहीं हो पाएगा, तो आप समझिए बहुत देर हो जाएगी। और एक सीधी बात है, ये तय हो चुका है, धर्म पूछ के मारा गया है, इसलिए अब गंगा जमनी संस्कृति और फलाना ठिकाना ये सब छोड़ दीजिए। सीधी सीधी बात है, जिस तरह से लोग ये पूरी दुनिया में चल रहा है कि जो गैर इस्लामी है उसको जीने का हक नहीं है। तो तय है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति को कुचलना पड़ेगा जो ये लेकर के चल रहा है कि उसके अलावा कोई दूसरों को जीने का अधिकार नहीं। सीधी बात है, या तो हम जिएंगे या तुम जियोगे, जब तक तुम इसको छोड़ोगे नहीं। और अब जो है हम जिस जगह पे खड़े हैं बहुत हो चुका। हमेशा अगले 100 साल के लिए इंतजाम करना पड़ेगा
कि ये बात कहने वाला हमारे दूर दूर तक 1000 किलोमीटर तक कोई नहीं होना चाहिए कि अगर मुसलमान नहीं है तो उसे जीने का हक नहीं है। सिंपल चीज मैं कह रहा हूं। और ये इस वक्त दूसरी बात, हम लोग बहुत पाकिस्तान को ये वो कह लें, दिक्कत पाकिस्तान से कुछ नहीं है। ठीक है, वो पता है पाकिस्तान को न्यूक्लियर, वो जो कहते थे ना पाव किलो का आधा किलो का बम हमारे पास कुछ नहीं है। उससे कौन अगर देखिए हम जितने बड़े 140 करोड़ के हैं, एक बम गिर भी जाएगा तो भी हम सरवाइव करेंगे। नौबत कहाँ आएगी? नहीं, लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान का ईमान गिरा है, बम नहीं गिरेगा। मैं बता रहा हूँ, हुसैन थे वो हमारे साथ है। मैं आता हूँ सर, एक मिनट। पाकिस्तान हमेशा के लिए धरती से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये देख लीजिए। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइए हुसैन थैबो, मुझे ये बताइए कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना है, आप भी जानते हैं हिंदुस्तान का रक्षा बजट कितना है, हम जानते हैं कि किस तरीके से संसद पर हमले के बाद जब सरहद पर सेनाएं तैनात की गई थी तो पाकिस्तान के रेंजर्स जो थे, पाकिस्तान के जवान जो थे वो भूखे मरे थे। अब क्या एनालिसिस है आपका पाकिस्तान की रक्षा तैयारी को लेकर के? देखिए जी, बात ये है कि ये जो जितने लोग आपके वहां पे खड़े हुए हैं जिनके हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। सबसे पहले तो अगर वहां से पानी बंद हुआ, अगर उस दरिया में पानी नहीं आया तो वहां आप ये मार्क माय वर्ड, वहां से हिंदुस्तानी लोगों का खून आएगा उस दरिया में। ये जो बंदे आपके जिनके हाथ पांव कांप रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि जी हम मर गए, हमारे ऊपर मारेंगे आप लोगों को। तमीज मेरा हुसैन थैबो, सूट और टाई पहनने से जेंटलमैन नहीं हो जाता कोई, बातों से पता चलता है कौन कितना बड़ा जेंटलमैन है। ये टाई सूट पहन करके जो तुम किराए का लाए हो, गधे बेच करके जो तुम टाई सूट लाए हो, इससे पता नहीं चल रहा है तुम कितने बड़े जेंटलमैन हो। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है तुम कितने बड़े जेंटलमैन हो, ये तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। जोकर को टाइम दे रहे, मुझे टाइम दो ना, मेरी बात सुनो। बकवास थोड़े करने के लिए मंच दिया है, पाकिस्तानियों को बकवास करने के लिए मंच नहीं दिया है। तुम्हारा नाम लिख करके यहां पर आया है स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट, तुम तो मुझे पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे हो यार। इसे भी भगाओ यहां से, इसे भी भगाओ डिबेट से, तस्लीमा अख्तर हमारे साथ हैं। तस्लीमा अख्तर, क्या तस्लीमा अख्तर पाकिस्तान से हमारे साथ? रुकिए तस्लीमा अख्तर, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी जो मैंने हुसैन तैबो से पूछा? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अपने पाकिस्तान पे पर्दा कर रहे, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। जो सो कॉल्ड जहादी हाफिज सईद खुद को जहादी पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट रहा है, मैं जहादी हूँ, मैं उसको दरिंदे के नाम से पुकारी। वो एक दरिंदा है और इंसानियत के नाम पर एक दब्बा है, उसको जहादी नाम भी हम नहीं दे सकते। जहादी वो होते जो अपनी कंट्री की डिफेंस के लिए, अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। ये रही बात जो ये खून की नदियां कर रही, इन्होंने खून की नदियां हमारे पहलगाम में भी बहुत बहा दी है, लेकिन उन खून की नदियों से हम उनको बदला लेके रहेंगे। इनकी गलतफहमी है, अब ये यहाँ कश्मीरी दबने वाले या डरने वाले हैं, ये इनकी गलतफहमी है। इनको मैसेज जा चुका है कश्मीर से उसी दिन कि जब कश्मीर का बच्चा हर घर से लोग निकल चुके हैं, उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज उठाई है, उस टेररिज्म को रिजेक्ट किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त इन्होंने जो यहाँ पर हमारे पहलगाम में वाकया अंजाम दिया, हम भूल सकते ता कयामत हमारे दिलों में वो नहीं भूल हो जाएगा जो हमारे हिंदुस्तान के हम वतनों ने वहां पर शहादत पाई है और उस सरजमीन के लिए उन्होंने खून बहा दिया। उन्होंने प्रूव किया है कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जिसको ये शाहरा कहते हैं। उनकी तस्लीमा मैं लौटता हूं आपके साथ, आपके पास लौटता हूं मैं। पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार हैदर भी मुझे नजर आ रहे हैं। हैदर, और आपके साथ एक मासूम सी बच्ची भी मुझे नजर आई थी। मैं कम से कम आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी बोलें हमारे इस चैनल पर अपनी उस बच्ची की शक्ल जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलना, सच बोलना, सब कुछ अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। पाकिस्तान का हाल क्या है इस वक्त? सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे, पहलगाम में हमला करवाने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बच्ची यहाँ पर मौजूद थी, बिल्कुल उसको मैंने आपकी स्क्रीन भी दिखाई और आप लोग गुफ्तगू भी सुनाई ताकि उसको पता चले कि झूठ कहाँ पे बोला जा रहा है। हाँ। और मेरे साथ वो रहती है, इसलिए उसको पता है कि उसका बाप जो है वो हमेशा सच बोलता है। पहली चीज। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया, देखिए इस वक्त जो हालात दोनों ममालिक के दरमियान
पैदा कर दिए गए हैं या बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की तरफ जा रहा है। कौन लेके जा रहा है ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करती रही है अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए, अपने लोगों को मारते रहे हैं वो लोग। मुझे सत्यपाल मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी इक्तदार के लिए अपने लोगों को मरवा सकता है। ये सत्यपाल मलिक, अब आप उनको भी कह दें कि वो पाकिस्तान से हैं, उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगा दें, ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है, अगर मुंबई का हमला किसने किया था? मैं आपको सत्यपाल मलिक का वो इंटरव्यू भिजवा देता हूं। मुंबई का हमला किसने किया था? हाफिज सईद कौन है? यकीन नहीं कैसे है गंवार लोग पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर वो बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। अब मैं चाहूंगा इस बात का जवाब शंकर जी आप दें। इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता क्योंकि ये बेकार का सवाल है। मेरी जो एक्सपर्टीज है मैं उस पर बात करना चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट का टाइम दें तो। बोलिए। सबसे पहले देखिए, इस समय माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। भारत एक स्ट्रेटेजिक तैयारी कर रहा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम बेकार की तूतू में टाइम वेस्ट करें। इस समय हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियरली देश को बता दिया है, अंग्रेज़ी में पूरे विश्व को बता दिया है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन होती हैं उसको हर एक डिपार्टमेंट भारत सरकार का अपने तरीके से उसको मुकम्मल करती है। जैसे अभी आपने बताया अमित शाह जी वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, बाकी जैसे दीपक साहब ने बताया डिप्लोमेसी की बात हो रही है। अब मेरी जो स्पेक्टिव है, जो मेरी स्पेशलिटी है वो है मिलिट्री। तो मेरा कार्य इस समय ये है आपसे ये शेयर करने का कि हमारे टारगेट्स कहाँ पर हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट जो है वो इंटरनल है, भारत के अंदर और सीमा के ऊपर जितने हमारे पाकिस्तान के टेररिस्ट बैठे हुए हैं उनको पकड़ के नष्ट करना। ये प्रधानमंत्री का ऑर्डर है, इस पर मुकम्मल काम शुरू हो चुका है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर भी काम शुरू हो चुका है। अब बात रही कि सीमा पर क्या हो रहा है। सीमा के ऊपर आपने सुना होगा कल से लगातार एक्टिव फायरिंग हो रही है। जितने इनके लॉन्च पैड्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा है और उनको नष्ट किया जा रहा है। ये भाग रहे हैं एक लॉन्च पैड से दूसरे लॉन्च पैड पे, लेकिन ये नहीं पता इनको कि सारा LOC इस वक्त एक्टिव है, ये कहीं छोड़ के भाग के एक से जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे इसका नेक्स्ट हायर हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका नेक्स्ट हायर हेडक्वार्टर रावलाकोट में है, वहाँ पर भी टारगेट आइडेंटिफाई हो गया, उसको किस तरीके से बर्बाद करना है जिसका काम है वो करेगी। तीसरा टारगेट कहाँ है? तीसरा टारगेट हेडक्वार्टर है LET का और जैश-ए-मोहम्मद का। ये जो कांड अभी हुआ है पहलगाम में, ये LET ने किया है, उसका टारगेट 1 है, उसका टारगेट 1A जैश-ए-मोहम्मद है, उसमें हाफिज सईद ये सब शामिल हैं। उसके बाद सबसे बड़ा टारगेट आता है वो है ISI। जो ISI इसके पीछे लगा हुआ है, जो ISI लगातार टेररिज्म को बढ़ा रहा है। आपके सब पैनलिस्ट ने समझा दिया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और लगातार टेररिज्म को बढ़ोतरी दे रहा है, तो वो नंबर 1 टारगेट है। उसके बाद द नेक्स्ट बिगेस्ट टारगेट इज द पर्सन हु हैज मेड द बिगेस्ट मिस्टेक। इससे बड़ी गलती कोई आर्मी चीफ अपनी जिंदगी में कर ही नहीं सकता जितनी बड़ी गलती आपके आर्मी चीफ ने की है। आपके आर्मी चीफ ने जो काम किया है, 16 तारीख को भाषण देके, 18 तारीख को उसको दोबारा रावलाकोट में सपोर्ट करके और 22 तारीख को हमला करके, उसका सिंगल मैन जवाब वही देंगे। दैट इज आवर अल्टीमेट टारगेट। सो मैंने आपको टारगेट गिना दिए, मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दिया और मैंने आपको यह बता दिया कि हर एक टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी कौन करेगा, किस प्रकार से करेगा, वो आप जरा देखिएगा। एक मिनट देखिए, आप सुन लीजिए जरा बात पूरी ध्यान से। मैंने आपसे 30 मिनट का वेट किया है, सुन लीजिए। जो आपकी असली चैनल में बात हो रही है उसको समझिए। तो आपने मिलिट्री टारगेट सीख लिए, उसके अलावा जो ये टारगेट्स आइडेंटिफाई हो गए, प्रधानमंत्री का इस पर क्लियर ऑर्डर हो चुका है, इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। अभी दूसरी बातें रही कि अब पाकिस्तान को ऐसा लेसन सिखाना है जो दोबारा ये काम न करे। उसके लिए कुछ और तैयारियां भी हो रही होंगी, आप समझ लीजिए। वो तैयारियां क्या हैं वो टेलीविजन में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये मत समझ के छोड़ दीजिएगा कि भारत सेना के आज आर्मी चीफ कश्मीर गए हैं तो मसला वहीं तक है। ऐसा नहीं है।
ये जो चारों तरफ से मल्टीपल डायरेक्शनल जो होगा उसको देखिएगा। आप जरा 8-10 दिन ठहर जाइए। हम ये नहीं कहते कि आज सुबह हो जाएगा, कल शाम को हो जाएगा। ये बड़ी सोच समझ के होगा। हमें ये भी देखना है कि दुश्मन क्या इसका रिस्पॉन्स करेगा। हमें मालूम है वो रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा, हमें मालूम है वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर समझता है। भारत है कि नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अपने आप को बताते हैं हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे। तो न्यूक्लियर हमें पता है, ऐसे मत समझिए कि हमें पता नहीं है, लेकिन आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं वो भी हमें पता है। तो उसका हर एक चीज का इंतजाम हो रखा है। देखिए, एक मिलिट्री प्लानिंग जब हम करते हैं या एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या, हमारा टास्क क्या है। ठीक है, उसके बाद ये भी सोचते हैं कि दुश्मन उसका जवाब कैसे देगा, उसका भी हम हिसाब किताब रखते हैं। 30 सेकंड्स चाहिए। ठीक है, ठीक है। हयात हैदर, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए जी। मैं 2-3 बातें कहूंगा। मुझे पता है कि मेरी दूसरी बात पे तो आप लोगों को मिर्चें बहुत लगेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी तीसरी होगी। पहली बात तो ये कि अभी ये जो बातें कर रहे थे कि ये फलाना टारगेट है, उसको जो है वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हम उसको एलिमिनेट करेंगे, ये सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं, इससे बढ़कर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, हुसैन थेबो साहब को कह रहे थे कि वो पता नहीं गधे बेच के उन्होंने वो टाई कोट ले लिया है। उन्होंने तो गधे बेच के टाई कोट ले लिया, आपने वही खरीद के सारे इंडियन साइड से इस पैनल में बिठा दिए। भिखारियों से कुछ नहीं खरीदते हम, तीसरी इंपॉर्टेंट भिखारियों को भीख देते हैं। चीज कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया विल फिनिश एवरी टेररिस्ट, इंडिया हर टेररिस्ट को खत्म करेगा। मैं इंतजार में हूं कि कब वो इसका आगाज करेंगे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले उसके लिए नरेंद्र मोदी को अपना खात्मा करना पड़ेगा। इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, उसके साथ हयात हैदर बकवास कर रहा है तू, हैदर बकवास कर रहा है तू बकवास कर रहा है हैदर। तू पढ़ा लिखा पत्रकार नहीं है, तू पढ़ा लिखा पत्रकार नहीं है। मैं तू तड़ाके में अपनी डिबेट में कभी बात नहीं करता, मैं कर रहा हूं और दावे के साथ कर रहा हूं। गंवार है तू। अनुराग मुझे ठीक है, कपिल कुमार जी, कपिल कुमार जी सुनिए, मैं इसको जवाब देता हूं। लियाकत अली जिन्ना को तुमने कत्ल किया, भुट्टो को फांसी तुमने चढ़ाया, बेनजीर भुट्टो को तुमने बम से उड़ाया, वो इसके भाई को जो तुम्हारा आज प्रधानमंत्री है ना कटोरे वाला, उसको तुमने देश से बाहर निकाला, परवेज को तुमने देश से बाहर निकाला। अरे जाहिलो, कातिल तुम हो जो 2 साल के बच्चे को सिखाते हो कैसे हलाल करना है। और सुन, तू कह रहा था ना बड़ा, अगर यह स्टूडियो में होता ना, देख इस उम्र में भी ये जान है मेरे अंदर तेरे लिए, और जो तू भेजेगा ना बॉर्डर पे उनको मेरे जवान ठोकते हैं। ठीक है, समझ गया? पाकिस्तान के मेहमानों को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी जाहिलियत आपको पता चल सके कि वो कितने जाहिल हैं। उनके चाहे स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट्स हों, रक्षा विशेषज्ञ हों, पत्रकार हों, वो क्या इरादा रखते हैं और क्या अपने बच्चों को दिखाते, सिखाते और समझाते हैं। बहरहाल डिबेट तो ये जारी है ही, आज के लिए डिबेट खत्म हुई है, लेकिन पाकिस्तान को जब तक कल्पना से भी ज्यादा कड़ी और बड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये डिबेट इसी तरीके से जारी रहेगी। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।